हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स का जो कार्यकाल था 1818 से 1883 तक था। कार्ल मार्क्स वह महान विचारक हैं जिन्हें साम्यवाद के जनक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा दी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में माना जाने लगा। कार्ल मार्क्स से पहले सेंट साइमन फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक तथा अनेक दूसरे विद्वानों ने आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देकर समाजवादी आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। कार्ल मार्क्स वह पहले विचारक थे जिन्होंने साम्यवाद की वैज्ञानिक विवेचना करके उन्हें संपूर्ण विश्व में स्थापित किया। वह एक ऐसे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विचारक थे जो गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्ग के लिए बौद्धिक मसीहा बन गए। मार्क्स ने सर्वहारा और शोषित व्यक्तियों को यह संदेश दिया कि वे संगठित होकर के सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करके अपने लिए एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सके। अपने गहन अध्ययन के द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में भी ऐसे बहुत से आंतरिक दोष हैं जिनके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांति एक नए समाज का निर्माण करेगी। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेके आज तक चाहे किसी विद्वान ने मार्क्स की आलोचना की हो अथवा उनका समर्थन किया हो, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विचारक ने किसी न किसी रूप में मार्क्स का उल्लेख देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रणेता हैं। सामाजिक दर्शन के इतिहास में उनका चिंतन स्वयं एक अलग युग है। उन्होंने साम्यवाद को एक ऐसा आंदोलन बना दिया जिसका प्रसार अधिक या कम मात्रा में विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। एक और विश्व के अनेक देश जहां पूरी तरह मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा के आधार पर संगठित है, वहीं पश्चिम के पूंजीवादी समाजों में भी मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। मार्क्स के विचारों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि आज राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र जैसे सभी विषयों का विश्लेषण करने के लिए मार्क्स के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह एक क्रांतिकारी विचारक होने के साथ साथ मार्क्स के विचार इतने तार्किक और सार्वगर्भित हैं कि वे मार्क्स की बौद्धिक प्रतिभा को सहज ही प्रमाणित कर देते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक अच्छे वकील थे जिन्होंने कुछ समय बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। किसी समय मार्क्स के जन्म स्थान ट्रियर को प्रिंस आर्क का केंद्र माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही इस पर नेपोलियन का अधिकार हो जाने से धीरे धीरे वहां यहूदी पर लादी गई नागरिक निर्योग्यताओं का प्रभाव कम होने लगा। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं द होली फैमिली 1845 में प्रकाशित हुई, द जर्मन आइडियोलॉजी
1845 में लिखी गई थी। द मिजरी ऑफ फिलॉसफी 1847 में प्रकाशित हुई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859 में प्रकाशित हुई। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में प्रकाशित हुई। अब आइए जानते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यही कारण है कि मार्क्स के चिंतन के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष का अस्तित्व अवश्य देखने को मिलता है। मार्क्स का कथन है कि दुनिया में आज तक जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके लिए वर्ग संघर्ष ही उत्तरदायी रहा है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रकृति तथा इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किसी पृथक पुस्तक की रचना नहीं की, लेकिन जिन पुस्तकों में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त किया उनमें साम्यवादी घोषणा पत्र, पूंजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना तथा फ्रांस में वर्ग संघर्ष आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। बेनेडिक्ट तथा लिपसेट ने अपनी पुस्तक वर्ग परिस्थिति तथा शक्ति में उनकी महत्वपूर्ण तत्वों की सरल रूप से विवेचना की है, जिन्हें मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया। यही तत्व उन दशाओं को स्पष्ट करते हैं जो पूंजीवादी समाजों में वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझने से पहले हम उनकी दशाओं को समझेंगे। पहला है वितरण में द्वंद्व। मार्क्स द्वारा समाज में वर्ग निर्माण के जिन तत्वों की चर्चा की गई है उनमें पहला तत्व यह है कि समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के वितरण में होने वाले द्वंद्व के फलस्वरूप होता है। किसी समाज में जो भी उत्पादन होता है उसका वितरण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में भी किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के वितरण का एक बड़ा भाग पूंजीपति वर्ग को मिल जाता है, जबकि संख्या में बहुत अधिक होने के बाद भी सरबराह वर्ग के लोगों को उत्पादन का बहुत कम भाग प्राप्त हो पाता है। यही वह तत्व है जो श्रमिकों की वर्ग चेतना में वृद्धि करता है। दूसरा है संचार। मार्क्स ने संचार को एक वर्ग संघर्ष के दूसरे प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है। मार्क्स कहते हैं कि समान वर्ग के लोगों के बीच सहजता से संचार होने लगता है, जिसके कारण एक वर्ग के लोगों में विचारों और कार्यक्रमों का तेजी से प्रसार होता है। इस प्रकार संचार भी वर्ग चेतना में वृद्धि करने वाली एक प्रमुख दशा है। तीसरा है वर्ग चेतना का विकास। वर्ग संघर्ष का संभवतः सबसे प्रमुख तत्व विभिन्न वर्गों में वर्ग चेतना का विकास होना है। वर्ग चेतना की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मार्क्स का कथन है कि एक वर्ग के लोग जब अपनी शक्ति और एकता के बारे में जागरूक हो जाते हैं तथा अपने वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को समझने लगते हैं, तब इसी भावना को हम वर्ग चेतना कहते हैं। असंतोष। मार्क्स का कथन है कि जब समाज का निम्न वर्ग आर्थिक संरचना पर नियंत्रण रखने में कोई उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाता, तब उस आर्थिक संरचना में उसका शोषण होता जाता है। उसमें असंतोष की भावना बढ़ने लगती है। इस असंतोष में जितनी वृद्धि होती है उस वर्ग का संगठन उतना ही सुदृढ़ होता जाता है।
राजनीतिक संगठन। मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्माण की अंतिम दशा यह है कि एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति मिलकर एक राजनीतिक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। मार्क्स के दृष्टिकोण से समान वर्ग के लोगों का राजनीतिक संगठन एक विशेष आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा वर्ग चेतना की वृद्धि का ही परिणाम माना जाता है। मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह स्वतंत्र व्यक्ति और दास, उच्च तथा सामान्य वर्ग, जमींदारी एवं अर्धदास, उद्योगपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच चलने वाला संघर्ष का इतिहास है। यह शासक तथा शोषित वर्ग का इतिहास है जो आज तक बिना किसी व्यवधान के एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के संबंध में अपने विचारों में वर्गों की उत्पत्ति के विश्लेषण पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जितना कि भविष्य में निर्मित होने वाले वर्गों के विश्लेषण पर विचार किया। इस संदर्भ में मार्क्स ने यह विस्पष्ट किया कि एक विशेष वर्ग में सामान्य हितों के लिए संघर्ष करने की दशा ही उसमें वर्ग चेतना को विकसित करती है, जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को एक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है जो अनेक दशाओं के प्रभाव से आगे बढ़ती है तथा दशाओं के संदर्भ में ही वर्ग संघर्ष की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा जा सकता है। सर्वहारा वर्ग का विकास। मार्क्स का कथन है कि वर्ग संघर्ष की प्रथम घटना वह है जिसमें श्रमिक एक दूसरे से संबद्ध होकर किसी संगठन का निर्माण करने लगते हैं। बड़े बड़े उद्योगों में मजदूरों की एक बड़ी भीड़ अवश्य होती है, लेकिन इस भीड़ के लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। आरंभ में व्यक्तिगत हितों के कारण श्रमिक एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु मजदूरी की सामान्य समस्याओं को लेकर उनके हित सामान्य बन जाते हैं और इस तरह से वे संगठित होकर उद्योग के प्रबंधकों से अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। इस दशा में उनकी एकता विचारों पर आधारित होती है। मार्क्स का कथन है कि इस एकता या गठबंधन में दो विशेषताएं निहित होती है। पहली यह है कि श्रमिकों की आपसी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तथा दूसरी यह है कि उनमें पूंजीपति से की जाने वाली एक सामान्य प्रतियोगिता का उदय होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जनसाधारण को श्रमिक वर्ग के रूप में स्थानांतरित करती है तथा उन परिस्थितियों को जन्म देती है जिनमें सामान्य हितों के लिए श्रमिकों की चेतना विकसित होने लगती है। दूसरा है संपत्ति का बढ़ता हुआ महत्व। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाज की विशिष्टता को जानने के लिए उस समाज में संपत्ति के रूप को समझना एक महत्वपूर्ण आधार है। समाज में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के व्यवहारों को भी इस आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। वर्ग संघर्ष का निर्धारण एक बड़ी सीमा तक संपत्ति के स्वरूप के आधार पर होता है। मार्क्स का कथन है कि वर्गों का निर्धारण करने में व्यक्ति के उत्पादन संबंधों का विशेष महत्व होता है। किसी भी समाज में वर्गों के विभाजन का आधार व्यवसाय नहीं है, बल्कि उत्पादन के उपकरणों से बनने वाले संबंध ही वर्ग विभाजन का आधार है। तीसरा है आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का उदय। उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व तथा कुछ व्यक्तियों के हाथ में वितरण प्रणाली का केंद्रीकरण पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होने के कारण उच्च वर्ग
पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगती है तथा वह इसका उपयोग सामान्य जनता के शोषण के लिए करने लगता है। मार्क्स का कथन है कि जिन लोगों का प्रभावशाली संपत्ति पर एकाधिकार होता है वे राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें राजनीतिक हितों एवं मानदंडों का संरक्षण होने लगता है। चौथा है वर्गों का ध्रुवीकरण। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में ध्रुवीकरण की दशा को विशेष महत्व दिया है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण समाज में वर्ग विभाजन दो ध्रुवों के रूप में स्थापित हो जाना ही वर्ग संघर्ष की प्रारंभिक अवस्था को स्पष्ट करता है। मार्क्स का कथन है कि जब समाज में पूंजीवाद का विकास होने लगता है तब बड़े उद्योगपति अधिक पूंजी एकत्रित करने के लिए छोटे उद्योगपतियों तथा आकारहीन सर्वहारा वर्ग को संपत्ति के वंचित करने लगते हैं। मार्क्स का कथन है कि वर्ग चेतना में वृद्धि तथा वर्ग संघर्ष बढ़ने के स्तर पर यह छोटे पूंजीपति अपनी संपत्ति से पूर्णतया वंचित हो जाते हैं तथा वे सर्वहारा वर्ग का अंग बन जाते हैं। रेमंड एरो ने इस स्थिति को सर्वहाराकरण के नाम से संबोधित किया है। दारिद्रीकरण में वृद्धि। मार्क्स का विचार है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के आर्थिक शोषण के कारण उनकी आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती चली जाती है। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम लेकर अपने अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करता रहता है। समाज में जैसे जैसे पूंजीपतियों के पास संपत्ति का एकत्रीकरण बढ़ता है वैसे समाज में दरिद्रता भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है अलगाव। आर्थिक शोषण तथा कार्य की अमानवीय दशाओं के कारण श्रमिकों तथा जनसाधारण में जिस मानसिक दशा का निर्माण होता है उसे मार्क्स ने अलगाव का नाम दिया है। अलगाव की दशा को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक ओर श्रमिकों को उसके काम के लिए बहुत कम मजदूरी देता है तो दूसरी ओर श्रमिक द्वारा जिन मशीनों पर काम किया जाता है उनके रखरखाव पर भी पूंजीपति अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हुए मार्क्स ने अनेक ऐसे उद्योगों का उल्लेख किया जिनमें मशीनों की स्थिति बहुत खराब थी। इस प्रकार मार्क्स ने मजदूरों में बढ़ते हुए अलगाव के लिए काम करने की उन सभी दशाओं को उत्तरदायी माना है जो मजदूरों में शारीरिक और मानसिक थकान पैदा करते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययनों से भी स्पष्ट हो चुका कि जब मशीनें खराब होती हैं तथा मजदूरों के काम करने की दशाएं असुरक्षा से भरी हुई होती हैं तब मजदूरों में अपने काम के प्रति एक तरह की विमुखता तथा निराशा उत्पन्न होने लगती है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सभी पद्धतियों को इस तरह उपयोग में लाया जाता है जिससे व्यक्तिगत श्रम के द्वारा सामाजिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में उत्पादन के समस्त साधनों का काम पूंजीपतियों के प्रभुत्व को बढ़ाना होता है। उत्पादन की इस प्रक्रिया में श्रमिक स्वयं एक मशीन बन जाता है। इसके फलस्वरूप अपने मशीनी जीवन में श्रमिकों का अपने काम के प्रति लगाव कम होने लगता है। जब उसकी दशाओं में सुधार नहीं हो पाता तब धीरे धीरे वह उत्पादन की व्यवस्था में अपने आप को असहाय और असमर्थ समझने लगता है। उसमें यह धारणा प्रबल होने लगती है कि वह अपनी दशाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी प्रक्रिया को मार्क्स ने अलगाव के नाम से संबोधित किया है। क्रांति। मार्क्स का कथन है कि क्रांति वर्ग संघर्ष की चरम स्थिति है। यह उस दशा को स्पष्ट करती है जिसमें श्रमिक संगठित होकर
पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसक संघर्ष आरंभ करते हैं तथा समाज की संपूर्ण आर्थिक संरचना को बदल देते हैं। क्रांति आर्थिक संकट की उस दशा में उत्पन्न होती है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था के दोष अपनी चरम सीमा पर स्पष्ट होने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब पूंजीपति एकाधिक कमाने लगते हैं तब अमानवीय स्तर तक पहुंचा देते हैं तथा प्रत्येक अनुचित साधन के द्वारा धन संचय करना आरंभ कर देते हैं। तब सर्वहारा वर्ग की क्रांति का होना आवश्यक हो जाता है। क्रांति की दशा का गहन विवेचन करते हुए मार्क्स ने लिखा है कि जब क्रांति अपने निर्णायक स्तर पर होती है तब सत्ता में भी विघटन की स्थितियों का जन्म होने लगता है। इस समय सत्ता वर्ग का एक छोटा हिस्सा भी अपने आप को सत्ता से अलग कर लेता है और क्रांति करने वाला सर्वहारा वर्ग से मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स का कथन है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वर्ग संघर्ष का अंतिम स्तर है। उनका कथन है कि सर्वहारा वर्ग जब क्रांति की जाती है तो इससे पूंजीवादी व्यवस्था नष्ट होकर समाज की संपूर्ण शक्ति सर्वहारा वर्ग को प्राप्त हो जाती है। यह सच है कि क्रांति में कुछ हिंसा अवश्य होती है, लेकिन क्रांति में यह जरूरी नहीं होता है कि समस्त पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाए। क्रांति का प्रमुख उद्देश्य सर्वहारा वर्ग द्वारा समाज की संपूर्ण संपत्ति उत्पादन के साधनों तथा सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। जब उत्पादन के साधनों तथा सत्ता पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा तब किसी के द्वारा किसी का शोषण करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि इस क्रांति से सामान्य लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो श्रमिकों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों को ही समाप्त करने के लिए होगी। अपने साम्यवादी घोषणा पत्र के अंत में मार्क्स ने लिखा है कि साम्यवादी क्रांति के भय से शासकों को कांपने दो। सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जबकि जीतने के लिए उनके सामने पूरी दुनिया पड़ी है। आलोचना। तो आइए देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में क्या आलोचना किया है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का सामाजिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन समाजशास्त्र के अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत के अनेक पक्षों की व्यवहारिकता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है, मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत के अनेक पक्ष हैं। इसका पहला पक्ष आर्थिक कारकों से संबंधित है, जबकि दूसरा पक्ष द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तीसरा पक्ष, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्रांति के रूप में हिंसा की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है। इन्हीं पक्षों को लेके विभिन्न विद्वानों ने वर्ग संघर्ष के इस सिद्धांत की आलोचना की है। तीसरा है, मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली आर्थिक दशाओं के रूप में ध्रुवीकरण, दरिद्रीकरण तथा अलगाव को विशेष महत्व दिया है। बच्चों, तो ये है मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में आलोचनाएं की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।